टैक्सेशन से हासिल की जाएगी, एडिशनल टैक्सेशन। वो अमाउंट कितना है? 2200 अरब। तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये 1.7% है जीडीपी का। हैरत अंगेज, हैरत अंगेज। यस। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये टैक्सेस जो नए लगाए जा रहे हैं, क्या वो इस तरह होना चाहिए? जिन हालात मुल्क में हैं, ये डायरेक्ट टैक्सेस के निजाम में लगाए जा रहे हैं और उसके नतीजे में टैक्स का जाल फैलाया जा रहा है उन तबकों पर। अशराफिया के लोग जो हैं, उनके जो छूट वूट मिली हुई है, उनको उसको कम किया जा रहा है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ज्यादा इजाफा इनडायरेक्ट टैक्सेस में किया गया और इनडायरेक्ट। हैरत अंगेज चीजों पर एग्जेम्पशन हटाई गई है। बच्चों की दूध, स्टेशनरी, दवाइयाँ, हम्म। आपके इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल्स, तो पता नहीं किस किस तरह के एसेंशियल आइटम्स पर लगा दिया गया है इन हालात में, जबकि उनकी कीमतों में इजाफा नहीं हो रहा है और कॉस्ट में इजाफा हो रहा है। बिजली के निर्खों में बेतहाशा, गैस के निर्खों में बेतहाशा। दे आर बीइंग स्क्वीज्ड नाउ। दे विल नॉट ओनली बी स्क्वीज्ड बट दे विल हैव टू पे सब्सटैंशियली 2.5 से 3 गुना टैक्स देना पड़ेगा। आप मुझे बताइए कि इस माहौल में जब एक्सपोर्ट्स हमारे लाइफ लाइन है, अगर हम आगे बढ़ना है और आईएमएफ वगैरह के पंजे से निकलना है, तो एक्सपोर्ट्स इज योर लाइफ लाइन। वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर और ये है टॉकिंग पॉलिटिक्स। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब डॉक्टर हफीज पाशा साहब। पाशा साहब का नाम सिनोनिमस है पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ। पाशा साहब, वेलकम टू टॉकिंग पॉलिटिक्स। थैंक यू वेल फॉर इनवाइटिंग मी। माय प्लेजर सर। सर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आपके साथ। $8 बिलियन का डेफिसिट है। ये डेफिसिट, ये जो इस वक्त हमारे पास बजट आया है, ये इस इकोनॉमी में आपको कैसे पूरा होता नजर आता है? आपने देखी है सारी बजट की स्पीच भी और उनकी डिटेल्स भी देखी हैं और इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह हर चीज हमारे सामने आ गई है। इस गवर्नमेंट का जो प्लान है उसको आप कैसे असेस करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बजट जो है वो एक तरह से जो ख्याल था उससे मुख्तलिफ आया है। और उसकी वजह क्या है? जी। वजह यह है कि बजट जो है उसमें हम सब का ख्याल ये था कि रुझान ज्यादा इस बात पे होगा कि खर्चों में नुमाया तौर पर कमी लाई जाए। खास तौर पे आपके जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज, डिविजन्स और ऑटोनमस डिपार्टमेंट्स, अटैच्ड बॉडीज वगैरह की कमी की जाए। खास तौर पे 18वीं तरमीम के बाद ये करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ हमारा ख्याल ये था कि मुनासिब रिफॉर्म टैक्स के लाए जाएंगे, जिसमें टैक्स का जो जाल है, जो बेस है, वो बढ़ाया जाएगा और टैक्स रेट्स में कोई इजाफा नहीं होगा। अलबत्ता रिलीफ के तौर पर कुछ एसेंशियल आइटम्स वगैरह पे रिलीफ दी जाएगी। हम्म। और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो गरीबों के लिए एक अच्छा प्रोग्राम है पाकिस्तान में, उसका साइज वाजे तौर पर बढ़ाया जाएगा। हुआ बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। हम्म। हुआ यह है कि बजट को बहुत वाजे तौर पर साइज जो है वो बढ़ाया गया है, जिस तरह आपने जिक्र किया। जी। और आपको हैरत होगी इस बात पे कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा टैक्स रेवेन्यूज में 40% इजाफा जी। टारगेट किया जा रहा है। हम्म। और दूसरी तरफ नॉन टैक्स रेवेन्यूज में 64%। इस तरह के टारगेट्स हमने कभी पहले नहीं देखे। हम्म। और हैरत की बात यह है कि जो प्रोजेक्शन की जा रही है हुकूमत से कि अगले साल शरनमू जो है वो इंशाल्लाह कुछ बढ़ के 3.5% हो जाएगा हम्म। और अफरात ज़र में नुमाया तौर पर कमी आकर 12.5% पे आ जाएगा। तो यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें रुपए के तौर पर 16% इजाफा होगा। 3.5 प्लस 12.5। राइट। तो रेवेन्यूज में 16% इजाफा होता,
खींच खांच के अगर कोई टैक्सेशन और बढ़ाया नहीं जाता। तो ये 40% इजाफे की मानी ये है कि 16% से बढ़ाकर 40 के माने ये है कि 24% ग्रोथ टैक्सेशन से हासिल की जाएगी। हम्म। एडिशनल टैक्सेशन, वो अमाउंट कितना है? 2200 अरब। तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये 1.7% है जीडीपी का। हैरत अंगेज, हैरत अंगेज। यस। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये टैक्सेस जो नए लगाए जा रहे हैं, क्या वो जिस तरह होना चाहिए, जिन हालात मुल्क में हैं, ये डायरेक्ट टैक्सेस के निज़ाम में लगाए जा रहे हैं और उसके नतीजे में टैक्स का जाल फैलाया जा रहा है उन तबकों पर, अशराफिया के लोग जो हैं उनके जो छूट वूट मिली हुई है उनको, उसको कम किया जा रहा है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ज्यादा इजाफा इनडायरेक्ट टैक्सेस में किया गया है और इनडायरेक्ट। हैरत अंगेज चीजों पर एग्जेम्पशन हटाई गई है। बच्चों के दूध, स्टेशनरी, दवाइयां, हम्म। आपके इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल्स, तो पता नहीं किस किस तरह के एसेंशियल आइटम्स पर लगा दिया गया है। हम्म। ये सरासर गलत है। और एक जो बहुत ही परेशान कुन मेजर है, वो ये है कि आपने जो एक्सपोर्ट्स को एक अखलौता बचा हुआ इंसेंटिव दिया हुआ था कि उन पर एक फिक्स्ड इनकम टैक्स था, 1% उनके एक्सपोर्ट सेल्स की वैल्यू पर, उसको खत्म करके फुल टैक्स के निजाम पर ले आए हैं। 29% टैक्स ऑन प्रॉफिट्स। एक्सपोर्टर्स तो बेचारे इन हालात में, जबकि उनकी कीमतों में इजाफा नहीं हो रहा है और कॉस्ट में इजाफा हो रहा है, बिजली के निर्खों में बेतहाशा, गैस के निर्खों में बेतहाशा, दे आर बीइंग स्क्वीज्ड नाउ। दे विल नॉट ओनली बी स्क्वीज्ड बट दे विल हैव टू पे सब्सटैंशियली 2.5 से 3 गुना टैक्स देना पड़ेगा। आप मुझे बताइए कि इस माहौल में जब एक्सपोर्ट्स हमारे लाइफ लाइन है, अगर हम आगे बढ़ना है और आईएमएफ वगैरह के पंजे से निकलना है, तो एक्सपोर्ट्स इज योर लाइफ लाइन। उस पर खुदा न खास्ता इस तरह की टैक्सेशन करना सरासर नामुनासिब। इसके आगे आमदनी, आपसे क्या बताऊं। डॉक्टर साहब, आमदनी के तीन जरिए हमें नजर आते हैं। एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी रेमिटेंसेस हैं, और तीसरा जो इस वक्त बहुत डिस्कस हो रहा है आमदनी का जरिया, अनफॉर्चुनेटली, वो है हमारे लोन्स। अब एक्सपोर्ट तो अभी आपने हाईलाइट कर दिया कि वो तो इस माहौल में बढ़ नहीं सकते, इस इन बिजली के निर्खों के साथ और इस टैक्सेशन के साथ एक्सपोर्ट तो पे तो जरब लग जाएगी। रेमिटेंसेस में इस वक्त जो सियासी माहौल है, उसमें उसमें रेमिटेंसेस के ऊपर बहुत एक सियासी पार्टी उस पर मुहिम भी चला रही है कि पाकिस्तानी पैसे ना भिजवाए पाकिस्तान में। ये माहौल है, और फिर तो फिर लोन्स रह जाते हैं। अब लोन्स के ऊपर आप बताइए कि ये मुल्क कब तक चल सकता है? देखिए, बात यह है कि खुदा न खास्ता आज पोजीशन यह है कि आईएमएफ और स्टेट बैंक के एस्टिमेट्स के लिहाज से हम्म। आपको सालाना रोल ओवर्स के बाद, हम्म। हम अस्यूम करें कुछ रोल ओवर्स, चाइनीज लोन, सऊदी लोन्स, यूएई हम्म। लोन्स वगैरह, हम्म। उसके बावजूद भी आपको 18 से 22 अरब डॉलर की सालाना जरूरत है। और ये इस पे मुनसर है कि आपका तिजारती खसारा कितना बड़ा होता है। जी। अब आप मुझे ये बताइए कि 17 अरब डॉलर भी अगर हम लोअर फिगर भी ले लें, तो इस साल जो खत्म हो रहा है, आईएमएफ का स्टैंड बाय फैसिलिटी पहले तकरीबन 10 महीने रहा। तो आईएमएफ की छतरी थी, तो रिस्क का परसेप्शन कम होना चाहिए था। हम्म। मगर आपको हैरत होगी सुन के कि जो हमारा टारगेट था 17 अरब डॉलर का, हम उसका आधा भी नहीं मीट कर पाए। यस। और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि पाकिस्तान की क्रेडिट वर्दीनेस मुसलसल गिर गई है और उसके नतीजे में
दो सोर्सेस खत्म हो गए हैं पाकिस्तान को लोन्स के। हम्म। एक, international commercial banks including Chinese banks, they are not willing to give any new loans. राइट। दूसरा टू पाकिस्तान, दूसरा जो फैक्टर है जो खत्म हो गया है कि हम यूरो या सुकूक बॉन्ड्स इंटरनेशनली नहीं फ्लोट कर पाएंगे सकते हैं, इसलिए कि उन पर रिस्क प्रीमियम इतना ज्यादा होगा कि हमारे बस से बाहर होगा। और ठीक है। तीसरा नया फैक्टर जो है वो ये है कि सीपेक जो एक जमाने में जिसके नतीजे में प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हम्म। चाइना से बहुत हो रही थी, वो अब जीरो पे आ चुका है। यस। चाइना is not sending new money बिकॉज जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं उनकी कंपनीज वगैरह को वो हम दे नहीं पा रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान इज इन एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट पोजीशन। इस वक्त रिजर्व $9.5 अरब के करीब हैं। हम्म। आपका लोन का जो लेवल है वो $132 अरब, सालाना रिक्वायरमेंट 17 से 22 अरब। सोच सोच के नींदें हराम हो जाती हैं। अब ये देखना कि अगर आईएमएफ के प्रोग्राम में जाते हैं हम, तो क्या वाकई ये गैप पूरा हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि एक्सपोर्ट्स इज अवर लाइफलाइन। हमने इंपोर्ट्स को जितना कम करना था इस साल कर लिया, इसके अलावा अब जो गुंजाइश नहीं है। अब जी। गुंजाइश यही है जिस तरह आपने जिक्र किया, तीन चीजों, एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आपका ख्याल है कि पाकिस्तान में आएगा, जबकि आप प्रॉफिट की रिपैट्रिएशन आपने रोकी हुई थी। कंपनियां पाकिस्तान में पैसा क्यों लगाएंगी जब उन्हें पता है कि हम अपने प्रॉफिट्स को वापस रिपैट्रिएट नहीं कर पाएंगे। हम्म। तो नतीजा ये कि रिस्क एलिमेंट्स बहुत बढ़ गए हैं और हम्म। पाकिस्तान की फाइनेंसिंग नीड्स भी बढ़ चुकी हैं और फाइनेंसिंग कैपेबिलिटी बहुत कम हो चुकी यस। तो ये सिचुएशन है। मैं एक चीज में अपने वो उसमें मिस कर गया था जब मैंने कहा कि हमारे आमदनी की जरा है तो टैक्सेस हमारा फोर्थ अगर हम ऐड कर लें और फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट SIFC, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। शुरू में आपने जिक्र किया कि होना तो ये चाहिए था कि गवर्नमेंट का साइज रिड्यूस होता, ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं उन्हें यानी प्राइवेटाइज किया जाए, जो मिनिस्ट्रीज प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं वो फेडरल से खत्म कर दी जाएं। वो 17 मिनिस्ट्रीज तो पीपल्स पार्टी ने भी प्रॉमिस किया था कि हम उन्हें अबॉलिश कर देंगे। नथिंग हैपेंड। दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नाउ। फिर भी उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की है। सो दिस गवर्नमेंट साइज रिमेन्स द सेम और मे बी इवन लार्जर देन बिफोर। कोई खर्चे कम नहीं हुए, उसके अखराजात मजीद बढ़ाए गए हैं। एक हमारी डिफेंस की प्रॉब्लम है। इस वक्त जो हमारी जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, वी हैव टू इंक्रीज आवर डिफेंस बजट। डिफेंस स्पेंडिंग्स के लिए हमें अपनी मॉडर्नाइज करनी है फोर्सेस, वहां पे नहीं जा रहा। पिछली हमारी अब जब गुफ्तगू हुई थी डॉक्टर साहब, आपको याद होगा उस वक्त आपकी बात से मुझे याद है कि आप वेल्थ टैक्स को आप बहुत उसको फेवर करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। एंड यू पॉइंटेड आउट के नाइसेस्ट लैंड्स, इफ आई राइटली रिमेंबर योर वर्ड्स, जो है वो लार्ज पोर्शन ऑफ हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो 1% लोगों के पास है। उनकी दे शुड बी टैक्स्ड। हुआ ये है कि यहाँ पे जो सब्सिडीज खत्म की हैं वो उससे तो छोटा किसान जो है वो अफेक्ट हुआ है। मैं आई एम एक्सपेंडिंग द होराइजन ऑफ आवर डिस्कशन, आई एम सॉरी। तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। सो लेट्स बिगिन वन बाय वन। गवर्नमेंट साइज को रिड्यूस नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर नहीं बढ़ेगी तो हमारी प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी। वी आर इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। एंड तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है बाय एनी मींस इट इज एम्ड एट एड्रेसिंग दीज प्रॉब्लम्स। देखिए, हमने तो कुछ बात कर ली है गवर्नमेंट के साइज की कमी ना होने की वजह। आपको शायद सुन के इस थोड़ा सा इस बात पे भी हैरत होगी कि एक हमसे कहा गया था इस साल के आगाज में कि
इंशाल्लाह प्राइवेटाइजेशन काफी बड़े पैमाने पर होगा और इसका आगाज पीआईए से होगा और जी बहुत से इसके बाद में इदारे जो हैं वो प्राइवेटाइज किए जाएंगे। पीआईए का भी नहीं हुआ है अभी तक। जी और हैरत अंगेज बात यह है कि बजट में, अगले साल के बजट में टारगेट जो दिया गया है उसके नतीजे में प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस से जो रिसीट्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं वो बहुत बहुत कम है। 30 अरब, सिर्फ 30 अरब, 30 अरब। जबकि आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की जो कैपिटल वैल्यू है वो तकरीबन 16,000 अरब है। और हम्म 30 अरब आप टारगेट कर रहे हैं। जी I mean, these numbers don't make any sense this year's budget. दूसरी तरफ आप आ जाइए कि माशाअल्लाह इकोनॉमी के बजाय आपने ये किया है कि एक बड़ा लिबरल सैलरी और पेंशन्स में इजाफा दिया है। हम्म सैलरीज में 22 से 25% और यस पेंशन्स में 15%। या अब आप डिफेंस एक्सपेंडिचर का आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। आज पाकिस्तान में पोजीशन ये है इस साल, आपको शायद सुन के इस बात पे भी थोड़ी सी हैरत हो, अगर आपको ऑलरेडी पता नहीं है, कि इस साल पाकिस्तान में जो फेडरल गवर्नमेंट के रेवेन्यूज हैं, नेट रेवेन्यूज आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन टू द प्रोविंसेस अंडर द एनएफसी अवार्ड, जो नेट यस रेवेन्यूज हमारे फेडरल गवर्नमेंट के इस साल यस हैं होंगे, उनमें से डेट सर्विसिंग का कॉस्ट निकाल दें तो आप नेगेटिव चले जाते हैं। यानी कि हमारे रेवेन्यूज डेट सर्विसिंग को भी कवर नहीं कर पा रहे हैं। यस नतीजा नतीजा, द एंटायर मिलिट्री बजट, द एंटायर सैलरीज एंड पेंशंस, द एंटायर सब्सिडीज एंड ग्रांट्स, all are being financed through borrowings. हम्म How can you sustain your defense expenditure? अब डिफेंस एक्सपेंडिचर पे थोड़ा सा बात कर लें, इसलिए कि वाजे तौर पर यूजुअली नंबर्स नजर नहीं आते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस। यस मगर आपकी इजाजत हो तो इस पे बात कर लें या ना कर प्लीज लें? आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन टेकिंग इट अप प्लीज ओके, ओके। देखिए, इस साल का जो बजट रखा गया है यस और उसमें अगर आप पेंशन भी मिला लें यस और उसमें सिविल आर्म्ड फोर्सेस का भी खर्चा बना मिला लें, रेंजर्स वगैरह का, यस तो आपका जो खर्चा आएगा डिफेंस सर्विसेज पे वो 3,300 अरब। हम्म दैट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 2.6% ऑफ द जीडीपी। हम्म अब एक वक्त ऐसा यकीनन था, खास तौर पे मुशर्रफ साहब के दौर में, व्हेन वी हैड अ मिलिट्री हेड ऑफ स्टेट, यस the defense expenditure used to be 4% of the GDP। हम्म और अब पहली दफा एक बहुत ही परेशान कुन सिचुएशन पैदा हो रही है कि एज ए परसेंटेज ऑफ द जीडीपी पिछले 1-2 साल से हिंदुस्तान का डिफेंस स्पेंडिंग 3.5 से 4% ऑफ जीडीपी पे चला गया है। उन्होंने बहुत बढ़ाया है एंड दे बहुत बड़ा रिक्वायरिंग द मोस्ट मॉडर्न यस इक्विपमेंट। यस The end result is that we are not able to finance a budget of defense which would maintain the historic balance between India and Pakistan। और उसकी बहुत सबसे बड़ी वजह यह है कि सारा जो रेवेन्यू डेट सर्विसिंग खा जाता है, बचता कुछ नहीं है, तो आप डेट सर्विसिंग को मीट कर रहे हैं थ्रू बोरोइंग्स। तो इस तरह तो सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी, एग्जैक्टली अनफॉर्चुनेटली। यस तो अब ये कैसे इसको कैसे करेंगे वी नीड टू मॉडर्नाइज आवर फोर्सेस ये अब जितना हमारा मिलिट्री मैं आई एम नॉट अ डिफेंस एक्सपर्ट बट आई हैव बीन टॉकिंग टू पीपल हु हैव सर्व्ड इन द आर्मी मुझे फीलिंग आती है कि ये चीजें अब इनको एक
उनकी लाइफ होती है, जितना मिलिट्री इक्विपमेंट है उनको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। द वर्ल्ड इज चेंजिंग। अब हिंदुस्तान तो फिफ्थ एंड सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट ले रहा है, हमारे पास फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, कुछ शायद फिफ्थ जनरेशन के होंगे। तो इसमें ये बैलेंस ऑफ पावर कैसे मेंटेन रहेगा? इट इज विजिबली आउट ऑफ बैलेंस। तो इसके लिए अगर तो हमारी नॉट ओनली तो दैट, कर्जे वापस करने के पैसे नहीं है डॉक्टर साहब। तो जी ये क्रिटिकल हमारे एक्सपेंसेस हैं। और एक माहौल आपको आप जानते हैं, एक अगेंस्ट द डिफेंस एक्सपेंडिचर्स यहाँ पे एक मुहिम चलती रही है हमारे यहाँ इन सर्टेन सर्कल्स। तो हियर वी आर। देखिए, बात यह भी है कि इस वक्त आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है जिसके तहत आप अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट खरीद सकते। यस। दैट इज नॉट पॉसिबल। ऑलरेडी अभी भी हम कोशिश करके तकरीबन 400-500 मिलियन डॉलर्स की एक्वायर करते हैं, विच इज नथिंग। Which is इंडिया not, के तो बहुत बहुत बड़े पैमाने पर there's एक्विजिशन हो billions रहे of हैं। dollars we are spending, yes. बट अल्लाह का फजल ये है कि बड़े मुश्किल से, मैं उस वक्त हुकूमत में था, कुछ अरसा फाइनेंस में भी रहा, हमने मई 1998 में जो न्यूक्लियर ब्लास्ट किया, जिसके बाद हमारे माशी हालात हद से ज्यादा खराब हुए और Hmm. उसका बोझ मैंने संभाला। Yes, yes. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो डिसीजन उस वक्त लिया गया था, ये बिल्कुल मुनासिब डिसीजन, बिकॉज अल्टीमेट हमारे पास डिटरेंस जो है वो न्यूक्लियर है। Yes. And any aggressive intentions of anybody, they have to realize that Pakistan is an atomic power and we can. अल्लाह का शुक्र है। और हमें उस वक्त आर्मी के चीफ थे उस जमाने में, जनरल जहांगीर करामत। Yes. उन्होंने हमारी डिफेंस की मीटिंग्स में हमसे कहा था, मुझे और प्राइम मिनिस्टर से, कि इंशाल्लाह एक दफा हमारे पास एटॉमिक वेपन हम ब्लास्ट कर लें और दुनिया को पता चल जाए कि वी आर एन एटॉमिक पावर, तो इंशाल्लाह फिर हम खुद कोशिश करेंगे कि कन्वेंशनल फोर्सेस पे जो खर्चा है वो कुछ कम करें। तो Hmm. अब वो कम हो रहा है फाइनली। कम हो रहा है, लेकिन जो माहौल बन रहा है हमारे वेस्ट और ईस्ट में दोनों जगह, लगता नहीं है कि इसको हम रिड्यूस करने की पोजीशन में होंगे। वी टेक इट अप अगेन सम टाइम। गोइंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट जो हमारा शुरू का था, इफ वी हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, तो वो तीन चार स्टेप्स जो हमें हमारे लिए बिल्कुल क्रूशल है, वो क्या लेने चाहिए जहां से चीजें ठीक होनी शुरू होंगी? देखिए, एक बिल्कुल वाजे चीज है हम्म। जो मैं अपने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी एम्फसाइज करता हूँ। हमारे बदन के खून में सख्त कमी हो चुकी है। और वो खून किन चीजों का है? दो चीज, हम्म। बरामदात एक्सपोर्ट्स और रेवेन्यूज, टैक्स रेवेन्यूज। हम्म। ये दो चीजें बदन में आना ज्यादा जरूरी है अगर इस बदन को फिर से हमें इसको हेल्दी करना है तो। यस, राइट। सबसे पहले आपको रेवेन्यूज की तरफ, इस पे मैंने बहुत रिसर्च किया, किताबें भी छापी हैं वगैरह। पाकिस्तान के अशराफिया जो हैं, उनको जो टैक्स का निज़ाम मिला है वो बहुत ही बेहतरीन निज़ाम है उनके लिए। हम्म। इनमें 3-4 तबके ऐसे हैं जो तकरीबन टैक्स न देने के बराबर। एक तो जिसका हमने पहले ही जिक्र किया, बड़े बड़े जमींदार 1% जो हैं, उनके पास 22% अच्छी जमीनें हैं पाकिस्तान में। यस। सालाना आमदनी उनकी 800 से 900 अरब है और टैक्स कितना देते हैं? 3 अरब। 3 अरब। इट इज नथिंग। यस। नथिंग। यस। दूसरी तरफ आप आ जाइए, एक सबसे बड़ा सेक्टर पाकिस्तान का एग्रीकल्चर के बाद वो है होलसेल एंड रिटेल ट्रेड।
यस। ये बिल्कुल इनफॉर्मल है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है। और आपके बड़े बड़े ट्रेडर्स जो हैं who have a share of about 8 to 9% of the GDP, हम्म। उनका भी कंट्रीब्यूशन 40-50 अरब है कुल। हम्म। दैट्स ऑल। और तीसरा जो है कि हमारे यहाँ जो प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास है, खास तौर पे जो आपके बड़े प्रॉपर्टीज के ओनर्स हैं, बोथ सिविल एंड मिलिट्री, यस। उनमें जो टैक्सेस का निजाम है, हैरत होगी आपको सुन के कि अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स है सारे पाकिस्तान के शहरों से हम्म। कुल मिला के 30 अरब हासिल होता है। हिंदुस्तान के एक शहर में, मुंबई मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में, सिर्फ उस एक शहर में पाकिस्तानी रुपयों के लिहाज से 250 अरब जनरेट होता है। हम्म। और आज पाकिस्तान में हर चीज तो गिर रही है, मगर एक चीज में बूम है, बूम। आपको क्या पता है कि प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट अब पाकिस्तान में इंडस्ट्री के इन्वेस्टमेंट से 3 गुना है। कभी हम्म। सुना है आपने? ऐसा यस। भी हो सकता है कि ये हमें समझ नहीं आती बात। because there is no taxation, there is no capital gains tax, there is no property tax, there is no capital value tax, there is no proper stamp duty, nothing. अब कुछ लगाया है आप अगर कैपिटल गेन टैक्स? कैपिटल गेन टैक्स अभी तो जी कुछ लगा? कैपिटल गेन टैक्स अभी, प्रॉपर्टी। अब वो सिर्फ इस पे लगाया है कि होल्डिंग पीरियड अगर 5 साल के आगे, पहले एग्जाम्पशन थी, अब उसको कम कर दिया है, खत्म कर दिया है। मगर बात यह है कि असल रेवेन्यूज जो अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स, फिर आपके कैपिटल वैल्यू टैक्स, फिर आपके वेल्थ टैक्स वगैरह, ये कोई नहीं है। तो हु इज द और टारगेट हमने ऑफ बड़े दिस टैक्सेशन? वो जो लोग पहले, एक आपकी छोटी सी मिडिल क्लास है, जो जिनकी जितनी भी आमदनी है चंद लाख रुपयों में होगी, उनके ऊपर ही मजीद टैक्स है। और अब तो खाली अगर पंखे ही सैलरी चल। लोगों पे टैक्स है बस। और कॉरपोरेट जो बड़े बड़े कंपनियां हैं उनको शराफत से कुछ टैक्स दे देती हैं। मगर ये जो अशरफिया है, हमने सीरियस रिसर्च की है, मैं और मेरे बच्चों ने और मेरी फैकल्टी ने। और मैं आपको ये कहूं कि इस वक्त जो रिलीफ और लो रेट्स के फायदे मिले हैं, ये हम्म। 3-4 सेक्टर्स को, जमींदारों को, प्रॉपर्टी ओनर्स को, बिग ट्रेडर्स को, वगैरह वगैरह, 5,000 अरब का तोहफा दिया हुआ है पाकिस्तान ने। 5,000 अरब रुपया जो है उनका तोहफा इन्हें मिला है। और यही पांच जी, हजार अरब दैट के इज टैक्सेस इक्वल ये दैट इज इक्वल टू मिडिल क्लास और 60% गरीबों में लगा। ऑफ द प्रेजेंट रेवेन्यूज। आज के रेवेन्यूज का 60% है। हम्म। हम्म। तो यानी ये जो 5,000 अरब का तोहफा उन्हें दिया है, तो ये गरीबों पे और मिडिल क्लास पे जो टैक्स लगाया है, ये इनसे लेके तो उन्हें दिया जा रहा है। अब आप सोचिए कि चीनी जैसे खाने के आइटम, जिस हमारे जमाने में तो मैंने इसको एग्जेम्प्ट किया हुआ था, हम्म। आज चीनी के आइटम से 70 अरब उठा रहे हैं आप, और जमींदारों से 3 अरब उठा रहे हैं। हम्म। ये कौन सा निजाम है? हम्म। I'm sorry, I'm getting emotional, but the time has come when Pakistan has to take big decisions. ये हम्म। सबसे अहम डिसीजंस। फिर आप एक्सपोर्ट पे आ जाइए। आपको तो सुन के शायद हैरत हुई, मैंने इसका जिक्र ऑलरेडी इंटरव्यू के हम्म। बिगिनिंग में कह दिया था कि माशाल्लाह, हमारे जिस तरह हमारे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा है कि ये बाबू बजट है, बजट ऑफ द बाबूज। यस। आपने एक्सपोर्ट्स पे फुल टैक्स लगाया है। आपको क्या ये नहीं पता कि बांग्लादेश अपने वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स पर 20% एक्स्ट्रा टका देता है? रेवेन्यू पर 20% एक्स्ट्रा बोनस देता है, पाकिस्तान के बोनस वाउचर स्कीम की तरह जो हमने चलाया था 60s में। इसीलिए तो उनके एक्सपोर्ट्स बहुत तेजी से बढ़े हैं।
हिंदुस्तान ड्यूटी स्क्रिप्ट एग्जेम्पशन ये वो दुनिया भर के इंसेंटिव्स देता है, और आपने आप पहले 4 इंसेंटिव दिया करते थे, बहुत अच्छे थे। एक, आप बिजली के निर्खों को कम रखा था, वो खत्म कर दिया आपने। दूसरा, आपने कर्जों की जो इंटरेस्ट रेट थी वो आपने कंसेशनल रखी थी, वो खत्म कर दिया आपने। तीसरा, आपने जीरो रेटिंग की थी डोमेस्टिक सेल्स टैक्स की, वो खत्म कर दिया आपने। अब जो आखिरी चीज थी कि इनकम टैक्स रेट 1% था सिर्फ, खत्म। नाउ पे द फुल 29% ऑन योर प्रॉफिट्स, 3 to 4 times द प्रेजेंट लायबिलिटी। 1.5% आपका ख्याल है कि एक्सपोर्ट इंटरेस्ट रेट जिंदा कम रहेंगे? किया है डॉक्टर साहब, 1.5% इंटरेस्ट रेट कम किया है, तो 20.5% है इंटरेस्ट रेट। तो जी इतनी हाई बिजली का टैरिफ, 20% इंटरेस्ट रेट, कैसे हो सकता है इस मुल्क के अंदर बिजनेस? और फिर आपकी ब्यूरोक्रेसी और जो और यहाँ पे चक्कर होते हैं, कोई पैसे मांगने आ जाएगा, ये डिपार्टमेंट आ जाएगा, वो डिपार्टमेंट का आदमी आ जाएगा, कैसे कोई बिजनेस कर सकता है इस मुल्क में इन हालात में? बात यह है कि छोटा सा एग्जांपल जस्ट टू कंफर्म व्हाट यू सेइंग, पाकिस्तान में हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं 18 सेंट फी किलोवाट आवर पे करते हैं। बांग्लादेश में इट इज एग्जैक्टली हाफ, 9 सेंट। हम्म। कैसे compete करेंगे आप? कैसे compete करेंगे? तो ये बातें मैं मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये बातें क्या हमारे जो इस वक्त गवर्नमेंट में इकोनॉमिक टीम बैठी हुई है अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर औरंगजेब, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये बातें उन्हें उन्हें समझ नहीं आती, या उन्हें पता नहीं है, या वो आपसे पूछ ही लें आके कि इसमें कोई मशवरा कर ले, क्या उनके इंटरेस्ट की नहीं है ये बातें जो आप कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जो आपकी एलीट है वो ना सिर्फ इकोनॉमिकली पावरफुल और स्ट्रांग है, बट हम्म। सियासी तौर पर भी उनका होल्ड बहुत स्ट्रांग है। हम्म। और नतीजा ये कि पॉलिसीज दैट आर मेड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोल ऑफ द एलिट। हम्म। अब नतीजा ये है कि अगरचे हमारी इकोनॉमिक टीम मुनासिब टीम है, औरंगजेब साहब इज वेरी गुड बैंकर, मगर इनके हाथ में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स बहुत कम है। उसकी दो हम्म। वजूहात हैं, एक एलीट कंट्रोल और दूसरा एक दूसरे ताकत का कंट्रोल। अब हम्म। आप इसके आगे मैं आपसे क्या दूसरी पूछूं? ताकत से अगर आप इस्टेब्लिशमेंट मुराद है, डॉक्टर साहब, एक यस। पॉलिटिकली रॉन्ग क्वेश्चन है, बट इफ यू अलाउ मी टू आस्क दिस क्वेश्चन। हमने देखा है मुशर्रफ साहब के दौर में, उससे पहले ज़िया-उल-हक साहब के दौर में, उससे पहले अयूब खान साहब के दौर में, अगर पाकिस्तान का इकोनॉमिक चार्ट बनाए तो इन मिलिट्री रिजीम्स में परफॉर्मेंस हमारी इकोनॉमी की बेहतर रही है। अब उसकी बहुत सी वजूहात आप हाईलाइट कर सकते हैं, बट जहां हम एलीट का जिक्र कर रहे हैं, तो वहां पे आई एम कंपेल्ड टू थिंक कि अगर तो मिलिट्री गवर्नमेंट होती है तो मिलिट्री के लोग जो हैं वो ज्यादातर मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके अंदर कुछ रहम आ जाता है उनके दिलों में फॉर द मिडिल क्लास एंड द पुअर। ऑन दी अदर हैंड, जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं तो उसके अंदर इन सारे क्योंकि ये बिग ट्रेडर्स और लैंडलॉर्ड्स एंड ये जो 4-5 आपने कैटेगरीज बताई हैं, वो उनको सपोर्ट करती हैं, तो वो फिर अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करती हैं। इज दैट ट्रू टू सम एक्सटेंट? मैं ऐसे सोच। ये बहुत आपका अहम सवाल है, इस पे मैंने किताब में बहुत रिसर्च करके इस पे जवाब की कोशिश की। हम्म। ये बात आपकी बिल्कुल मुनासिब है कि ये जो 3 दौर थे मार्शल लॉ के, इफेक्टिवली मिलिट्री गवर्नमेंट, इसलिए कि मुशर्रफ साहब के दौर में समवॉट मोर टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। हम्म। द पॉइंट इज, ग्रोथ रेट वाज हायर, शरह नमू बेहतर था, मगर आपको हैरत होगी कि तीनों निज़ाम में हद से ज्यादा इजाफा हुआ इनइक्वालिटी। राइट। मुसावात का जो पहलू है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ, इस हद तक कि अयूब खान साहब जब उनका टेन्योर खत्म हुआ 1969 में,
तो एक नया एक्सप्रेशन पाकिस्तान में आया, आप शायद उस वक्त आपको न पता हो, जिसको हम कहते थे 22 फैमिलीज। वी हर्ड अबाउट, बहुत मशहूर। बहुत मशहूर। यस। जी ये जी। कौन थे? ये वो लोग थे जिनको लाइसेंसिंग रिजीम, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स, टैक्स ब्रेक्स वगैरह से एक नया कैपिटलिस्ट क्लास क्रिएट किया था आपने पाकिस्तान में, और हम्म। उसको बाद में जाके भुट्टो साहब डिसमेंटल ने किया, खत्म किया। डिसमेंटल किया फिर बाद में, और नेशनलाइजेशन के साथ। बट द पॉइंट इज दैट पॉवर्टी की जो इम्प्रूवमेंट हैरत अंगेज ये फैक्ट है कि 90s के दौर में इट वाज सिग्निफिकेंटली बेटर डिक्लाइन। और उसकी वजह क्या थी? हम्म 90s में एग्रीकल्चरल फोकस काफी था 80s की तरह, और कीमतें में इजाफा इतना नहीं हुआ था, और बाय द एंड ऑफ द डेकेड पाकिस्तान वाज सेल्फ सफिशिएंट इन वीट। फिर जाके हम डेफिसिट में फिर से चले गए, और इस हम्म साल जब सरप्लस हुआ तो बेचारे फार्मर को हमने कीमतें नहीं दी। द पॉइंट इज there is a trade-off between growth and inequality. Yes, democratic governments are, in a sense, under the obligations of the elite. It turns out that the military governments are very much also in coalition with the elites. And that is why what happens is that inequality goes up a lot. और हम्म ख़ास तौर पे मुझे अफ़सोस से ये कहना पड़ रहा है कि आप ये देखिए कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में बहुत तरक्की हुई थी, मगर गुर्बत में इतना अफ़सोस से कहना पड़ रहा है कमी नहीं आई। हम्म। एक चीज जो आखिरी सवाल पूछ लेते हैं आपसे। एक चीज जो नहीं डिस्कस होती है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फोरम्स पे, वो हमारा बहुत हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। आपने 80s और 90s के डेकेड्स का जिक्र किया, और 90s के बाद हमारी पॉपुलेशन हैज ऑलमोस्ट मोर देन डबल्ड इन दिस लास्ट 2 डेकेड्स। और उसका भी तो हमारे रिसोर्सेज पे बहुत प्रेशर आया है ना। तो जी इसको भी बिल्कुल। एड्रेस करने की कभी किसी ने कोशिश नहीं की। तो देयर इज नो सीरियस एफर्ट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। आप बांग्लादेश और इंडिया की बात करें तो उनका हमसे बहुत कम ग्रोथ रेट है। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा पहलू अब पैदा हो रहा है, और वो बहुत परेशान है, और वो क्या है? वो ये है कि जब पॉपुलेशन में बहुत तेजी से इजाफा होता है किसी मुल्क में, खासतौर पर पाकिस्तान, वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट्स इन द वर्ल्ड, हम्म तो व्हाट हैपेंस इज यू स्टार्ट हैविंग व्हाट इज नोन एज अ यूथ bulge. The population in the category of 15 to 24, even up to 29, the share increases substantially. Sometimes this is a blessing for countries because the youth are full of energy, they can be very active and take the country forward. But Yeah. on the other hand, आज मैं आपको सबसे परेशान कुन स्टैटिस्टिक देने वाला हूं, जो मैं पब्लिकली नहीं कह पाता। And that is वो है the number of idle youth in your country today. ये वो नौजवान हैं जो रोजगार नहीं ढूंढ रहे हैं, they have given up out of frustration, हम्म। और एजुकेशन की प्रोसेस में भी नहीं हैं, बेचारे बेकार से बैठे हुए हैं। आज पाकिस्तान में इनका नंबर 2 करोड़ 10 लाख तक पहुंच चुका है। This is the highest concentration of youth, and it has doubled in the last 5 years. हम्म। Very unfortunate of sir. This is Idle youth elsewhere in the world are the cause of what is sometimes referred to as the Arab Spring. समझ रहे हैं आप? जी 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 हेलो? जी जी। आई कैन हियर यू, आई कैन हियर यू।
Do you know why the crime incidence in Karachi has gone up exponentially? Because of idle youth. Why is it that extreme religious views being enunciated and leading to some degree of terrorism? These are the Where causes, will they go? results of the massive explosion in the number of idle youth in your country. To me, this is potentially the biggest problem this country. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पाशा। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फॉर योर टाइम एंड शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। और ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों को देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।